हेलो दोस्तों, जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए मगध का विशाल साम्राज्य, सोना चांदी से भरे महल और राजाओं की सभा में गूंजती हुई चापलूसी की आवाज़ है। लेकिन इन्हीं महलों से बाहर भूखे किसान, लुटे सैनिक और टूटा हुआ जनमानस। ऐसे समय में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक दुबला पतला ब्राह्मण नंगे पांव, बिखरे बालों और आंखों में आग लिए सत्ता की नींव हिला देगा। वो व्यक्ति तलवार नहीं चलाता था, वो रक्त की नदियां नहीं बहाता था। उसका हथियार था उसकी बुद्धि, उसकी रणनीति और उसका अटूट संकल्प। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपके सामने पूरा साम्राज्य अन्याय और भ्रष्टाचार से सड़ रहा हो, तो क्या आप अकेले खड़े होकर उसे चुनौती देने की हिम्मत करेंगे? यही हिम्मत दिखाई एक ऐसे व्यक्ति ने जिसे दुनिया आज चाणक्य के नाम से जानती है। वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक राष्ट्र निर्माता थे। उनकी सोच, उनकी नीतियाँ और उनकी रणनीतियाँ आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 2300 साल पहले थी। आज हम उनकी जिंदगी की हर परत, हर संघर्ष और हर दर्शन को आपके सामने खोलेंगे। और यकीन मानिए, ये यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक नहीं होगी, ये आपको अपने जीवन की रणनीति बनाने का रास्ता दिखाएगी। तो जो चलिए शुरुआत करते हैं चाणक्य की उस कहानी से, जहां से जन्म लेता है भारत का सबसे बड़ा रणनीतिकार। दोस्तों, वीडियो लंबी होगी, शेयर कर लीजिए। अध्याय 1, जन्म और बचपन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी महान व्यक्ति की जिंदगी की चिंगारी कहाँ से जलती है? कभी ये चिंगारी किसी अन्याय से आती है, कभी गरीबी से और कभी अपने भीतर उठे आक्रोश से। चाणक्य की कहानी भी ऐसी ही एक चिंगारी से शुरू होती है। एक साधारण ब्राह्मण परिवार से जन्म लेकर आगे चलकर साम्राज्य की तकदीर बदलने वाला था। समय था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों में सबसे ताकतवर था मगध साम्राज्य। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद ये साम्राज्य भीतर से खोखला था। राजा विलासिता में डूबे हुए थे और जनता पीड़ा में। इसी पृष्ठभूमि में एक छोटे से गांव तक्षशिला के पास एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ विष्णुगुप्त नाम के बालक, जिसे इतिहास ने बाद में चाणक्य और कौटिल्य कहा। बचपन से ही चाणक्य का जीवन आसान नहीं था। उनका परिवार साधारण था, आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कहते हैं कि उनके पिता को राजाओं की क्रूर नीतियों के कारण अपमान सहना पड़ा। यही अपमान उस छोटे बच्चे के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वो सोचता था, क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है और आम जनता भूख और दर्द से घबराती है? यही सवाल उनके मन में बार बार गूंजता रहा। चाणक्य ने बचपन में ही ये तय कर लिया था कि वो केवल एक विद्वान ब्राह्मण नहीं बनेंगे। उनकी आंखों में एक आग थी, अन्याय को मिटाने और समाज को नए ढंग से, नए ढांचे में ढालने की। इसलिए उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार चुना। उनके पिता ने उन्हें संस्कृत, वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी। लेकिन चाणक्य की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे। वो राजनीति, युद्ध नीति और समाज की असली ताकत को समझना चाहते थे। कल्पना कीजिए, एक छोटे गांव का दुबला पतला बच्चा, साधारण कपड़ों में लेकिन आंखों में बिजली सी चमक। उसके सामने अन्य बच्चों की तरह खिलौने या खेल नहीं, बल्कि सवाल थे। राजा क्यों अत्याचारी है? प्रजा क्यों दुखी है? और कोई इसे बदलता क्यों नहीं? उसकी मासूम उम्र में भी ये सवाल उसे सोने नहीं देते थे। उसके अंदर से आवाज आती थी, अगर कोई नहीं बदलेगा तो मैं बदलूंगा।
यहीं से चाणक्य का बचपन उन्हें एक असाधारण राह पर ले गया। गरीबी और अन्याय उनके लिए कमजोरी नहीं बने, बल्कि वही उनके सबसे बड़े शिक्षक साबित हुए। उन्होंने तय कर लिया कि शिक्षा, नीति और रणनीति के बल पर वो एक दिन ऐसा भारत बनाएंगे जहां न्याय और नीति सबसे ऊपर होंगे। उस समय गांव की गलियों में मिट्टी की महक, बैलों की घंटियों की आवाज और चूल्हों से उठता धुआं, यही उनका बचपन था। लेकिन इस सादगी के बीच एक दिन चाणक्य के भीतर क्रांति का बीज पनप रहा था। जरा सोचिए, कैसे कोई आज का छात्र गरीबी से जूझते हुए भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है। वो हर मुश्किल को एक प्रेरणा बना लेता है। ठीक वैसे ही चाणक्य ने भी हर अभाव को अपना ईंधन बनाया। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे गहरी चोट और सबसे बड़ी कमी से जन्म लेती है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर बचपन में ही हम अपनी मुश्किलों को समझ लें और उन्हें प्रेरणा में बदल लें, तो वही मुश्किलें हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अभी तो ये बस शुरुआत है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे शिक्षा और ज्ञान से चाणक्य ने तक्षशिला में प्रवेश लिया और कैसे वहां से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2, शिक्षा और तक्षशिला की यात्रा। जरा कल्पना कीजिए, एक साधारण ब्राह्मण बालक आंखों में आग और दिल में सवाल लिए अपने गांव से दूर एक ऐसी जगह की ओर निकलता है जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था। नाम है तक्षशिला। क्या ये यात्रा उसे सिर्फ विद्वान बनाएगी या उस विद्वान से कुछ बड़ा गढ़ेगी? दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां से चाणक्य की जिंदगी एक नई दिशा पकड़ती है। तक्षशिला उस समय किसी साधारण विश्वविद्यालय की तरह नहीं थी। यह जगह वैसी थी जैसे आज ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड, बल्कि उससे भी बड़ी। चारों दिशाओं से छात्र आते थे, कोई राजनीति सीखने, कोई खगोल शास्त्र और तो कोई अर्थशास्त्र सीखने। शहर की गलियां अलग ही जीवंत थी। विद्वानों की चर्चा, ग्रंथों की महक और ज्ञान का शोर। चाणक्य के मन में सवालों की बाढ़ थी। राज्य क्यों टूटते हैं? राजाओं की शक्ति कहां से आती है? जनता को कैसे अन्याय मिलेगा या न्याय? उन्हें उत्तर चाहिए थे और यही उत्तर तक्षशिला की पुस्तकों और गुरुओं के पास थे। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। तक्षशिला पहुंचना उनके लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से कठिन था। कई बार राह में भोजन की कमी, कई बार लोगों का उपहास, क्योंकि उनका रूप रंग साधारण था, दुबला पतला, काले रंग का और सामान्य वस्त्र पहने। कहते हैं उनके साथियों ने उन्हें देखकर मजाक भी उड़ाया, लेकिन चाणक्य ने अपने भीतर कहा, ज्ञान मेरा आभूषण है और नीति मेरा हथियार। तक्षशिला में उनकी प्रतिभा जल्द ही चमकने लगी। वह वेद, राजनीति, अर्थशास्त्र और औषधि विज्ञान और युद्ध नीति, हर विषय में गहरी समझ दिखाने लगे। कई बार गुरुओं ने खुद आश्चर्य से कहा, ये बालक सिर्फ विद्वान नहीं बल्कि भविष्य का नीति निर्माता है। कल्पना कीजिए, कक्षाओं में शोरगुल के बीच एक कोने में बैठा यह युवक अपने नोट्स में गहराई से लिख रहा है। आवाजों के बीच भी उसका ध्यान नहीं भटकता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना है, भारत को एकजुट करना है, न्याय स्थापित करना है। चाणक्य ने शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने हर सीखी हुई बात को समाज की हकीकत से जोड़ा। यहीं से उन्होंने समझा कि राजा वही सफल होगा जो प्रजा के लिए जिए और नीति वही चलेगी जो न्याय पर आधारित हो। तक्षशिला की पुस्तकालयों में तेल के दीपकों की रोशनी, खड़ियों की
खड़खड़ाहट और संस्कृत श्लोकों की गूंज। ये वातावरण किसी मंदिर जैसा पवित्र लगता था और उसी माहौल में चाणक्य की सोच लोहे की तरह तप रही थी। जैसे आज का कोई छात्र छोटे शहर से निकलकर दिल्ली या विदेश की यूनिवर्सिटी पहुंचता है। वहाँ शुरुआत में उसे संघर्ष, मजाक और असमानता झेलनी पड़ती, लेकिन अगर उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर टिका रहे तो वही छात्र दुनिया बदल सकती। ठीक वैसे ही जैसे चाणक्य ने किया। ज्ञान केवल किताबों में कैद नहीं होता, वो तभी जीवित होता है जब वो समाज की दिशा बदल दे। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि असली शिक्षा वही है जो सिर्फ हमें ऊंचाई पर न ले जाए, बल्कि समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अब सवाल है कि तक्षशिला का ये विद्वान आगे चलकर भारत की राजनीति में अपनी जगह कैसे बनाएगा। अगले अध्याय में जानेंगे। अध्याय 3, चाणक्य और मगध का टकराव। कल्पना कीजिए, एक दरबार जहां राजा अपने सिंहासन पर घमंड से बैठा है, सभासद चुप है, जनता मौन है और एक विद्वान ब्राह्मण तिलक से सजी भौहें और आंखों में चिंगारी लिए सत्ता को सीधी चुनौती देता है। क्या कोई साधारण ब्राह्मण इतने बड़े सम्राट के सामने खड़ा होकर उसका अपमान सह सकता है और फिर प्रतिक्रिया कर सकता है और उस अपमान के कारण कोई दृढ़ प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं इस साम्राज्य को गिरा कर दिखाऊंगा। यही क्षण था जब चाणक्य का सामना पहली बार मगध की राजनीति और राजा धनानंद से हुआ। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उस समय का चमचमाता नगर था। महलों की दीवारें सोने से सजी, बाजारों में शोरगुल और राजसभा में सत्ता का घमंड। लेकिन इन सब के पीछे छुपा था शोषण, करों का बोझ और जनता की पीड़ा। तक्षशिला से शिक्षा प्राप्त कर चुके चाणक्य को ये देखना असहनीय लगा। उन्होंने सोचा, यदि राजा अपनी शक्ति का उपयोग जनता की सेवा के लिए नहीं करेगा तो क्या ये राज्य लंबे समय तक टिक पाएगा। कहानी प्रसिद्ध है। जब चाणक्य पाटलिपुत्र की सभा में पहुंचे, उन्होंने राजा धनानंद से अन्यायपूर्ण कर और भ्रष्ट शासन पर सवाल उठाए, लेकिन राजा अहंकार में चूर होकर चाणक्य का अपमान करता है। इतिहास में उल्लेख है कि उनके जटाजूट पकड़कर सभा से धकेल दिया जाता है। उस क्षण चाणक्य ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस साम्राज्य को तोड़ दूंगा और एक नए साम्राज्य की नींव रखूंगा। ये अपमान ही चाणक्य की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उन्होंने समझ लिया कि सत्ता केवल ज्ञान से नहीं गिराई जा सकती, इसके लिए रणनीति, धैर्य और सही सहयोगी चाहिए। यहीं से उन्होंने एक योजना बनानी शुरू की जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। सोचिए, एक अपमानित विद्वान अकेला टूटे मन से गंगा किनारे बैठा है, लेकिन उसके भीतर आग धधक रही है। उसके होठों पर सिर्फ एक शब्द, प्रतिशोध, और उस प्रतिशोध ने जन्म दिया एक नए साम्राज्य को, मौर्य वंश। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा अपमान हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बनता है। चाणक्य के लिए ये अपमान एक चिंगारी था जिसने उनके भीतर के रणनीतिकार को जागृत कर दिया। सभा का शोर, राजा की ठहाके और अपमान के बाद की सन्नाटा, गंगा किनारे की ठंडी हवाएं और मिट्टी की गंध, इन सब ने मिलकर चाणक्य के संकल्प को और गहरा कर दिया। आज भी आप सोचिए, क्या आपके जीवन का कोई अपमान या असफलता आपके लिए नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी अपमान वो बीज होता है जिससे क्रांति का सबसे बड़ा वृक्ष जन्म लेता है।
दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि अपमान से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे ईंधन बनाना चाहिए जो हमें जीवन का सबसे बड़ा काम करने की शक्ति दे। अब सवाल है, चाणक्य अकेले इस विशाल मगध साम्राज्य को कैसे चुनौती देंगे? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 4, चंद्रगुप्त से मुलाकात और नए साम्राज्य का सपना। तक्षशिला की गलियां, युवा छात्रों की भीड़, गुरुजनों की गंभीरता और यहाँ वहाँ खेलने वाले साधारण बालक। भीड़ में वही बच्चा था, चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे भीतर कोई छिपा हुआ तूफान हो। चाणक्य हमेशा कहते थे, एक महान साम्राज्य की नींव सिर्फ विद्या से नहीं, बल्कि सही व्यक्ति से पड़ती है। लेकिन कौन होगा वो व्यक्ति? यही खोज उन्हें चंद्रगुप्त तक ले आई। जब चाणक्य ने पहली बार चंद्रगुप्त को देखा, वो एक साधारण गरीब परिवार का लड़का था। न राजा न राजकुमार, बस एक बालक जिसकी नसों में साहस दौड़ता था। प्रश्न था, क्या इतना साधारण बालक कभी मगध जैसे साम्राज्य को चुनौती दे पाएगा? उस बच्चे को देखकर चाणक्य उसके पास गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कई सवाल पूछे। उनके सवाल उसे जानने का आरंभ था। उन सवालों के जवाब से उन्होंने देखा कि उसमें तेज दिमाग, दृढ़ संकल्प और अन्याय के प्रति क्रोध भरा पड़ा। यही उन्हें विश्वास हुआ, यही वो व्यक्ति है जो मेरे साथ मिलकर नया भारत का निर्माण करेगा। सोचिए, गुरु और शिष्य दोनों ही अपमान और पीड़ा से भरे। एक को दरबार से धकेला गया था, दूसरा गरीबी में धकेला गया था, लेकिन दोनों के दिल में सपना था, एक अन्यायपूर्ण, शक्तिशाली और श्रमद समाज का निर्माण। और चाणक्य के अंदर तो भारत का निर्माण चल रहा था। कुछ क्षण मानो किस्मत ने दोनों को एक कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया और उसे युद्ध, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देना शुरू किया। यहीं से बीच पड़ा उस साम्राज्य का जिसने मगध को झुका दिया और मौर्य वंश की नींव रखी। तक्षशिला की प्राचीन गलियां, मिट्टी की खुशबू, छात्रों की आवाजें और वहीं कोने में खड़े होकर चाणक्य की गहरी नजर, जैसे कोई हीरा खोज रही हो। यह दृश्य किसी फिल्मी पल से कम नहीं लगता था। सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आप पर विश्वास किया जब दुनिया ने आपको साधारण समझ लिया हो? कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां एक साधारण मुलाकात से शुरू होती है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो हमारे भीतर छुपे सामर्थ्य को पहचान ले, क्योंकि कई बार वही लोग हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब सवाल है, गुरु शिष्य किस जोड़ी ने मगध की विशाल शक्ति को चुनौती देने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 5, रणनीति की नींव और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत। सोचिए, एक तरफ शक्तिशाली मगध साम्राज्य जिसकी सेनाएं अपराजेय मानी जाती थी, दूसरी तरफ एक अपमानित आचार्य और एक बालक जिसे अभी दुनिया पहचानती भी नहीं थी। क्या सिर्फ बुद्धि, रणनीति और दृढ़ संकल्प से वे एक दूसरे साम्राज्य का निर्माण कर पाएंगे और पहले से जड़े जमाए हुए साम्राज्य को हिला पाएंगे? यही वो पल था जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भारत के भविष्य की सबसे बड़ी योजना बनाना शुरू की। कल्पना कीजिए, तक्षशिला का विशाल आंगन, रात का समय, दीपक की मंद लो और फर्श पर बिछी मिट्टी की पट्टी जिस पर चाणक्य रणनीति के नक्शे बना रहे हैं। उनके सामने बैठा है चंद्रगुप्त, आंखों में ज्वाला,
और भविष्य के साम्राज्य की झलक। चाणक्य का प्रश्न स्पष्ट था, अगर हमें मगध को हराना है तो हमें सिर्फ तलवार पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा करना होगा। लेकिन कैसे? क्या सच में दो साधारण लोग उस समय की सबसे बड़ी शक्ति को चुनौती दे सकते थे? पहली चुनौती थी जनता का विश्वास। लोगों के दिलों में मगध की शक्ति का भय था। दूसरी चुनौती संसाधनों की कमी और संसाधनों को जुटाना। चाणक्य और चंद्रगुप्त के पास विशाल सेना नहीं थी, नहीं सोने के भंडार। उनके पास सिर्फ था एक सपना और एक रणनीति। चाणक्य ने निर्णय लिया कि सीधा युद्ध जीतना असंभव है, इसलिए उन्होंने शुरुआत की गुरिल्ला युद्ध नीति से छोटे छोटे समूह बनाकर हमला करना, दुश्मन की आपूर्ति रोकना और जनता का समर्थन जीतना। उन्होंने गांव-गांव जाकर अन्याय की कहानियां सुनी और लोगों से वादा किया, ये लड़ाई सिर्फ साम्राज्य की नहीं बल्कि आपके सम्मान की है। सोचिए वो क्षण जब आम जनता, किसान और छोटे योद्धा चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये भारत के नए युग का आरंभ था। दीपक की लौ में जलती मिट्टी की दीवारों पर लिखे नक्शे और उनके पीछे खड़ा पूरा राष्ट्र। यहीं से मौर्य साम्राज्य की नींव पड़ी। ये कोई एक रात की कहानी नहीं थी बल्कि चाणक्य की वर्षों की रणनीति और चंद्रगुप्त की अथक मेहनत का परिणाम थी। सीख साफ थी, शक्ति सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और जनता के समर्थन से पैदा होती है। रात का सन्नाटा, दूर से आती सैनिकों की टापू की आवाज और गुरिल्ला रणनीति के तहत हमला, दीपक की लौ में झिलमिलाती छाया और चाणक्य की गहरी आवाज, यह हमारी रणनीति होगी। आज भी कोई नया आंदोलन तभी सफल होता है जब जनता का समर्थन मिलता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने बिना बड़े हथियारों के सिर्फ जन समर्थन और रणनीति से अंग्रेजों की नींव हिला दी। सोचिए, अगर आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ रहे हो तो क्या आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और रणनीति से शुरुआत करने का साहस रखते हैं? जब बुद्धि जाग उठती है तब तलवारें भी उसके आगे झुक जाती है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सही रणनीति और लोगों का विश्वास हमें अजय बना सकता है। अब सवाल है, जब नींव रखी जा चुकी थी तो मौर्य साम्राज्य की असली शुरुआत कैसे हुई, जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 6, पहली जीत और सत्ता की ओर कदम। कल्पना कीजिए, एक तरफ विशाल मगध की सेनाएं, हाथियों की गर्जना, लोहे की ढालों की टकराहट और दूसरी तरफ कुछ गिने चुने सैनिक, एक नौजवान चंद्रगुप्त और उनके पीछे खड़े चाणक्य और उनकी अडिग दृष्टि। क्या सचमुच ये पहली टक्कर ही एक साम्राज्य की नींव साबित होगी? यही वो क्षण था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। क्या सचमुच ये पहली टक्कर ही एक साम्राज्य की नींव साबित होगी? क्या वाकई ये मामूली से सैनिक इतिहास की सबसे ताकतवर सेना को हिला सकते हैं? दोस्तों, यही वो क्षण था जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। रात का समय था, ढोल नगाड़ों की आवाज दूर तक गूंज रही थी, हवा में बारूद और पसीने की गंध मिली हुई थी। मैदान धूल से भरा, सैनिकों की पंक्तियां लंबी कतारों में खड़ी थी। चंद्रगुप्त की तलवार की चमक चांदनी में झिलमिला रही थी और चाणक्य, उनका चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे शतरंज का खिलाड़ी जो पहली चाल चलने ही वाला है और उसके पहले से पता है कि आखिरी चाल उसकी ही होगी। मगध की सेना संख्या में कई गुना बड़ी थी, हाथियों की
कतारें, लोहे की बख्तरबंद ढालें और हजारों तलवारें। लेकिन चाणक्य का सवाल साफ था, क्या युद्ध सिर्फ संख्या से जीता जाता है या फिर युद्ध का असली हथियार है रणनीति। इस पहली टक्कर में सबसे बड़ी चुनौती सामने थी अनुभवी सैनिक। चाणक्य की सेना में जो सैनिक थे वो गांव-गांव से आए नौजवान थे जिन्होंने कभी युद्ध भूमि नहीं देखी थी। उनके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। दूसरी चुनौती थी जनता के अंदर डर। लोगों के मन में गहरी धारणा थी कि मगध को हराना नामुमकिन है। मगध अजय हैं, उससे टकराना मौत को बुलाने के समान है। तीसरी चुनौती थी संसाधनों की कमी। न भोजन पर्याप्त था, न हथियार पर्याप्त थे, न ही हथियार इतने मजबूत थे। लोहे की ढालें गिनी चुनी और सैनिकों के पास बेमेल तलवारें। यहीं पर सामने आया चाणक्य का दिमाग। उन्होंने युद्ध को मैदान की ताकत से नहीं, दिमाग की चालों से लड़ा। उनकी योजना थी दुश्मन पर छोटे छोटे दलों में पीछे से हमला करना, उनकी आपूर्ति की लाइन काट देना ताकि दुश्मन भूखा और प्यासा हो जाए। और सबसे अहम मनोवैज्ञानिक युद्ध, दुश्मन को ये विश्वास दिलाना कि उनकी सेना कहीं ज़्यादा बड़ी है। और हुआ भी यही। रात के अंधेरे में अचानक छापेमार युद्ध किया। चारों तरफ से आवाजें, हमला हमला हमला, हथियारों की खटखटाहट, घोड़ों की टापें, और अचानक दुश्मन के बीच अराजकता फैल गई। मगध की बड़ी सेना को लगा जैसे वो चारों ओर से गिर गए हो। वो असमंजस में पड़ गए और धीरे धीरे उनकी पंक्तियां टूटने लगी। सोचिए वो पल जब पहली बार मगध की सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई हो। चंद्रगुप्त की तलवार हवा में लहराई। धर्म और न्याय की जीत होगी। ये केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये विश्वास की जीत थी। जनता ने अपनी आंखों से देख लिया कि मगध अजय नहीं है। ये पहली छोटी जीत थी, पर इसके असर बहुत बड़े थे। इसने मौर्य साम्राज्य की राह खोल दी। अब लोगों के दिलों में डर नहीं था, बल्कि विश्वास था। उन्हें लगने लगा परिवर्तन संभव है। सीख साफ है, पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, लेकिन वही कदम असली दिशा दिखाता है। इतिहास का सबसे बड़ा तूफान हमेशा एक छोटी सी लहर से शुरू होता है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि बड़ी जीत का सपना देखने से पहले हमें छोटी जीतों को गले लगाना होगा, क्योंकि वहीं असली रास्ता खोलती है। अब सवाल है, इन शुरुआती जीतों के बाद क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध के हृदय तक पहुंच पाएंगे? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, राजधानी की ओर बढ़ता तूफान। सोचिए, आप एक साम्राज्य की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। चारों तरफ सख्त पहरे, ऊंची दीवारें और अंदर बैठा एक राजा जो खुद को अजय मानता है। क्या सिर्फ रणनीति और संकल्प के बल पर इतना बड़ा किला ढाया जा सकता है? दोस्तों, अब वो समय आ चुका था जब वो तूफान जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर बढ़ रहा था। रात का गहरा अंधेरा, गंगा की लहरें शांत बह रही थी, लेकिन हवा में युद्ध की आहट थी। चाणक्य के चेहरे पर गहरी सोच थी, जैसे कोई ऋषि तपस्या में डूबा हो और किसी महायुद्ध का मार्ग देख रहा हो। छोटी छोटी जीतों ने जनता का मनोबल तो बढ़ा दिया था, लेकिन अब सवाल था, क्या राजधानी पर हमला करना सही होगा? क्या जनता और सैनिक इतने तैयार थे कि इस महान युद्ध का सामना कर सके? राजधानी की सेना कई गुना बड़ी थी। पाटलिपुत्र की दीवारें इतनी मजबूत थी कि सीधे हमला करना आत्मघाती हो सकता था। जनता में डर भी बाकी था। राजधानी तक पहुंचना आसान नहीं। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों जानते थे, अगर यहाँ हार गए
तो अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। चाणक्य ने सीधी लड़ाई के बजाय रणनीति का रास्ता चुना। राजधानी की आपूर्ति रोक दी गई, शहरों के गुप्तचरों को अपने पक्ष में किया गया, अंदर के असंतुष्ट लोगों को जगाया गया ताकि वे भीतर से विद्रोह छेड़ सके। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, किले की दीवारें तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से टूटती है। धीरे धीरे राजधानी की गलियां खाली होने लगी। अनाज की कमी, पानी का संकट और जनता की बेचैनी ने राजा के सिंहासन को हिलाना शुरू कर दिया। लोग विरोध करने लगे, शायद समय बदल रहा है। बाहर खड़ा चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर हाथ रखे इंतजार कर रहा था और भीतर चाणक्य के बनाए तूफान ने राजधानी को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। बड़ी जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमानी से मिलती है। राजधानी की ओर बढ़ते इस तूफान ने यह साबित कर दिया कि समय और रणनीति सही हो तो कोई भी किला ढह सकता है। दीवारें मजबूत हो तो क्या हुआ, अगर नींव खोखली हो जाए तो साम्राज्य ढह जाता है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन की बड़ी चुनौतियाँ को सीधे नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य से जीतना पड़ता है। अब सवाल है, जब राजधानी का किला हिल चुका तो क्या चंद्रगुप्त और चाणक्य सत्ता पर कब्जा कर पाएंगे? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 8, सिंहासन का संघर्ष। जरा सोचिए, राजधानी की दीवारें हिल चुकी, जनता विद्रोह की आग में है और राजा का सिंहासन डगमगा रहा है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। वो लड़ाई है जो सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग और हिम्मत से जीती जाएगी। क्या चंद्रगुप्त सचमुच सिंहासन पर बैठ पाएगा या मगध की चालाक राजनीति इस सपने को फिर से चकनाचूर कर देगी? सुबह की धुंधली सी शुरुआत, पाटलिपुत्र की गलियां धुएं और बेचैनी से भरी थी। राजमहल के भीतर घबराहट थी और बाहर खड़ा चाणक्य जैसे शतरंज का ग्रैंड मास्टर अपने आखिरी चाल की तैयारी कर रहा हो। अब सवाल था कि राजा धनानंद को हटाकर नया साम्राज्य कैसे स्थापित होगा? क्या जनता इतनी हिम्मत करेगी कि पुरानी सत्ता को गिराने का साथ दे? और क्या चंद्रगुप्त में सचमुच इतना साहस था कि वो ताज अपने सर पर ले सके? दरबार के बड़े बड़े मंत्री अभी भी नंदवंश के प्रति वफादार थे। सैनिकों का मनोबल टूटा जरूर था, लेकिन अंतिम संघर्ष के लिए वे तैयार खड़े थे। चंद्रगुप्त को खुद को साबित करना था, क्योंकि एक बात सबको डराती थी, अगर ये नौजवान असफल हो गया तो सब कुछ खत्म। चाणक्य ने फिर वही किया जो वो सबसे अच्छा जानते थे, रणनीति। जनता को आश्वासन दिया, अब की बार सत्ता आपके लिए होगी, सिर्फ राजमहल के लिए नहीं। दरबार के कुछ असंतुष्ट मंत्रियों को गुप्त रूप से अपने पक्ष में किया गया। निर्णायक क्षण पर चंद्रगुप्त को राजधानी में प्रवेश दिलाया गया ताकि लोग देख सके कि नया नेता सामने खड़ा है। जब महल के दरवाजे खुले और चंद्रगुप्त ने पहली बार राज सिंहासन को देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ ताज नहीं बल्कि अपने गुरु की मेहनत और करोड़ों जनता की उम्मीद झलक रही थी। वह क्षण इतिहास में दर्ज हो गया। नंदवंश ढहा और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई। सीख यही है, सिंहासन पर बैठना आसान नहीं, उसके पीछे जनता की आस्था और गुरु की बुद्धि खड़ी होनी चाहिए। ताज सिर्फ सोने का नहीं होता, वो जिम्मेदारी और त्याग का प्रतीक होता है। अपने जीवन का सिंहासन सोचिए, वो बड़ी मंजिल जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। क्या आप उसके लिए सिर्फ ताकत लगा रहे हैं या रणनीति और आस्था भी बना रहे हैं? ताज सिर पर रखने से पहले दिल में जनता की उम्मीदें रखनी पड़ती। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि बड़ी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती
उसके पीछे आस्था, रणनीति और सही मार्गदर्शन होना जरूरी है। अब सवाल है, सिंहासन तो मिल गया, लेकिन क्या इसे संभालना आसान होगा? जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 9, राज्य की पहली चुनौतियां। सोचिए, आपने वर्षों की मेहनत से एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया हो। दुश्मनों को हराकर, अन्याय का अंत करके आप अपने सपनों का राज्य बना चुके हो। लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब गद्दी पर बैठने के बाद हर ओर से चुनौतियां बरसने लगती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने भी यही वक्त आया था। क्या वे उन चुनौतियों को पार कर सके और किस तरह उन्होंने साम्राज्य को बचाए रखा? यही है इस अध्याय की असली कहानी। पाटलिपुत्र का महल सुबह की लालिमा में नहाया हुआ, चारों ओर सैनिकों की हलचल, संदेशवाहक भागते हुए और दरबार में बैठा युवा सम्राट चंद्रगुप्त, उसके पीछे खड़ा एक शांत लेकिन पेनी नजरों वाला व्यक्ति चाणक्य। चाणक्य सोच, सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी कठिन। असली परीक्षा अब शुरू हुई है। बाहरी खतरे बहुत बड़े थे। सिकंदर की मौत के बाद यूनानी सेनापति सेल्यूकस की नजर भारत पर थी। दूसरी ओर आंतरिक विद्रोह अभी खत्म नहीं हुआ था। नंदवंश के समर्थक अब भी जिंदा थे, जो गुप्त रूप से साजिश रच रहे थे। प्रशासनिक बोझ भी एक समस्या बन चुका था। इतने विशाल साम्राज्य को संभालना, कर व्यवस्था से लेकर किसानों की परेशानी तक, कोई भी समस्या आसान नहीं थी। चंद्रगुप्त जवान थे, कभी कभी भावुक भी हो जाते थे, लेकिन चाणक्य उनकी ढाल बने रहे। दोस्तों, सोचिए, जीवन में जब आप किसी बड़े मकसद को हासिल कर लेते हैं तो क्या असली चुनौतियां वहीं खत्म हो जाती है या फिर नई शुरुआत होती है? चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, अब आप ही सब कुछ संभालिए। आपको ही अपनी रणनीति का प्रयोग करना होगा शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। बस फिर क्या था, चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था इतनी मजबूत बनाई कि किसी भी साजिश का पहले ही पता चल जाता था। उन्होंने राज्य को 4 भागों में बांटा: रक्षा, वित्त, कृषि और न्याय। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीति से पहली बार यूनानी सेनाओं को हराकर अपने राज्य की और देश की सीमाओं की रक्षा की। राजा की ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी जनता का भरोसा होता है। जीतना एक बार की घटना है, लेकिन टिके रहना रोज की मेहनत है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब सफलता के बाद चुनौतियां और बड़ी हो जाती है। उस वक्त घबराना नहीं, बल्कि रणनीति और धैर्य से आगे बढ़ना ही असली जीत होती है। सिंहासन पाना एक गौरव है, लेकिन उसे संभालना ही सच्चा नेतृत्व है। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है कि असली ताकत सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि जीत को बनाए रखने में है। हमें रोज अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी भिड़ंत किससे होने वाली थी? और वो भिड़ंत थी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की और अपने देश की सीमाओं की रक्षा की। अध्याय 10, चाणक्य का दर्शन और अर्थशास्त्र। जरा सोचिए, एक साम्राज्य बड़ा हुआ है, सैनिक तैयार खड़े हैं, राजमहल में गूंज है और पूरे भारत का भविष्य तय होने वाला है। लेकिन इस साम्राज्य की असली ताकत तलवारों में नहीं थी, बल्कि एक किताब में छुपी थी। उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ये सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी, ये इंसान की सोच, राजनीति, युद्ध नीति और अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाली बाइबल थी। आज हम गहराई में उतरेंगे, चाणक्य के दर्शन, उनके विचार और अर्थशास्त्र की असली आत्मा को समझने के लिए। कल्पना कीजिए, एक विशाल पुस्तकालय, तेल के दीपक की रोशनी में चाणक्य बैठे हैं। उनके चारों ओर लिखी हुई
पांडुलिपियां हैं। बाहर युद्ध की तैयारी है, लेकिन भीतर वे कलम से ऐसा शस्त्र गढ़ रहे हैं जो तलवारों से कहीं ज़्यादा असरदार है। वो सोचते हैं अगर राज्य टिकाऊ होना है तो सिर्फ शक्ति नहीं, नीति चाहिए। अगर प्रजा समृद्ध होनी है तो सिर्फ कर नहीं, न्याय चाहिए। यही थी चाणक्य की सोच। चाणक्य का मानना था कि राजा सिर्फ शासक नहीं, सेवक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजा धर्म से भटक जाए तो उसे हटाना भी नीति का हिस्सा है। यही वजह थी कि उन्होंने नंदवंश को हटाकर मौर्य वंश की नींव रखी। अपमान और संघर्षों ने चाणक्य को एक ऐसा ग्रंथ लिखने पर मजबूर किया जिसमें सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि प्रशासन, गुप्तचर तंत्र, कर व्यवस्था, खेती से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक की नीति का जिक्र था। चाणक्य का मानना था कि राज्य केवल राजा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये एक जीवित शरीर की तरह है जिसमें अलग अलग अंग है। अगर एक अंग भी कमजोर हो जाए तो पूरा शरीर बीमार पड़ जाता है। ये 7 अंग इस तरह हैं। पहला, राजा, जो राज्य की आत्मा है। अगर राजा न्यायप्रिय है तो प्रजा फलती फूलती है, अन्यथा अराजकता फैलती है। दूसरा, मंत्री, राजा के सलाहकार और मंत्रीगण बुद्धिमान और निर्भीक होने चाहिए, जो राजा को निर्भीक होकर सलाह दे सके, उचित ज्ञान दे सके, उचित परामर्श दे सके। तीसरा, प्रजा, जनता ही राज्य की असली ताकत है। चौथा, दुर्ग, राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग का होना अति आवश्यक है। पांचवा, सेना, सेना किसी भी राज्य की ढाल और शक्ति होती है। छठा, मित्र, मित्र व्यक्तिगत भी हो और पड़ोसी राज्य मित्र भी, क्योंकि मित्र ही आपत्ति के समय में सहयोग और मदद देते हैं। सातवां, धन, बिना अर्थव्यवस्था के कोई भी साम्राज्य टिक ही नहीं सकता। सोचिए, जैसे एक बड़ा वृक्ष है, राजा उसका तना है, मंत्री शाखाएं हैं, प्रजा पत्ते हैं, सेना जड़ें हैं, दुर्ग उसकी छाल है, मित्र उसकी धूप और वर्षा की तरह सहयोगी है, और धन वो रस है जो पूरे वृक्ष को जीवन देता है। अगर इनमें से किसी एक को अनदेखा किया जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा। चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था को राज्य की आंखें और कान कहा। उनका तर्क था, जो सबकी जानकारी रखता है वही असली विजेता होता है। उन्होंने गुप्तचर तंत्र को कई स्तरों पर बनाया। व्यापारी बनकर जानकारी जुटाने वाले, भिखारी या साधु के रूप में घूमने वाले, और महलों और दुश्मन दरबारों में सेवक बनकर रहने वाले। आज के समय में जैसे इंटेलिजेंस एजेंसी रो, CIA, MI6 काम करती है, उसी तरह चाणक्य का नेटवर्क था। उनका मानना था, युद्ध तलवार से नहीं, जानकारी से जीता जाता है। जिसके पास सूचना है उसके पास शक्ति है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में विस्तार से आर्थिक नीतियां दी। टैक्सेशन, उन्होंने कर प्रणाली को शहद और मधुमक्खी से जोड़ा। जैसे मधुमक्खी फूल से धीरे धीरे शहद लेती है, वैसे ही कर वसूली करनी चाहिए जिससे जनता को पीड़ा न हो। सेकंड, एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा, किसान राज्य की रीढ़ है, इसलिए खेती को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। अगर किसान खुश है तो राज्य समृद्ध है। थर्ड, ट्रेड, उन्होंने दूरगामी व्यापार और खुले बाजार की वकालत की। उनके समय में भारत से रेशम, मसाले और कीमती धातुओं का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। आज के ग्लोबलाइजेशन की तरह ही चाणक्य ने आर्थिक सहयोग का विचार दिया। चाणक्य ने युद्ध को केवल मैदान की लड़ाई तक सीमित नहीं माना। मित्र और शत्रु की परिभाषा, उन्होंने कहा,
मित्र का मित्र भी कभी शत्रु बन सकता है, इसलिए कभी आंख मूंद कर भरोसा मत करो। गुप्त नीति, अगर सीधी लड़ाई संभव न हो तो चाल, रणनीति और गुप्त हथकंडे अपनाना चाहिए। यूनानी सेनाओं को हराने के लिए उन्होंने सीधी टक्कर की बजाय भूगोल, रसद और गुप्त योजनाओं का इस्तेमाल किया। आंतरिक विद्रोह का उपयोग, अगर दुश्मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो उसकी सेना में विद्रोह फैलाओ। मानो कोई शतरंज का खेल हो, राजा सामने बैठा है पर आप उसकी गोटियों को ही एक दूसरे के खिलाफ मोड़ देते हो। युद्ध तलवार से कम और बुद्धि से ज़्यादा जीता जाता है। एक किस्सा है, कहते हैं एक बार चाणक्य भूखे थे। उन्होंने उबलती खिचड़ी खानी चाहिए और बीच से हाथ डाल दिया, हाथ जल गया। तभी उन्हें समझ आया, राज्य की जड़ तक पहुंचने के लिए पहले उसके किनारों को मजबूत करना पड़ता। इसी से उन्होंने छोटी छोटी रियासतों से शुरुआत की और मगध पर बाद में वार किया। गुप्त तंत्र की ताकत, एक किस्से में एक दफ़ा उनके जासूस ने खबर दी कि दुश्मन की सेना रात को पुल तोड़ने वाली है। चाणक्य ने उसी रात नकली सेना भेज दी और असली हमला किसी दूसरी ओर से किया। इस चालाकी से मौर्य सेना ने जीत पाई। चाणक्य ने कहा, व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यही सोच आज भी मॉडर्न गवर्नमेंट में दिखती है। तलवारें सिर्फ लड़ाई जीतती है, लेकिन विचार पूरे युग को बदल देते हैं। नीति का असली काम है समय से पहले आने वाली समस्याओं को पहचानना और उनके समाधान खोजना। दोस्तों, मुझे यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है, अगर हमें अपने जीवन में स्थायी सफलता चाहिए तो हमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि रणनीति भी अपनानी होगी। अध्याय 11, विरासत और आखिरी दिन। जरा सोचिए, एक महान ऋषि जिसने पूरे भारत का भविष्य बदल दिया, अब जीवन की संध्या में है। वो व्यक्ति जिसने साम्राज्य गढ़ा, जिसने राजा गढ़े, जिसने आने वाली सदियों की सोच गढ़ दी, आज वही चाणक्य जीवन की आखिरी यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। क्या एक ऐसा महान इंसान मौत से डरता होगा, या फिर वो अपनी विरासत में अमर होने का विश्वास रखता होगा? एक साधारण कुटिया, चारों ओर सन्नाटा, बाहर शिष्य देवी आवाज में मंत्र पढ़ रहे हैं, भीतर चाणक्य गहरी नजरों से आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो कह रहे हो, मेरा काम पूरा हो गया, अब राष्ट्र मेरे बिना भी जीवित रहेगा। मैं मिट जाऊंगा लेकिन मेरे विचार अमर रहेंगे। राजा बदलेंगे, साम्राज्य टूटेंगे, लेकिन नीति और अर्थशास्त्र हमेशा जीवित रहेगा। साम्राज्य स्थिर हो जाने के बाद चाणक्य ने खुद को राजनीति से अलग कर लिया, लेकिन फिर भी उनकी छाया हर निर्णय में दिखती थी। कुछ ग्रंथों के अनुसार बाद के राजाओं से उनके विचार टकराए, उनके त्याग और सादगी ने उन्हें दरबार से और दूर कर दिया। माना जाता है कि उन्होंने जीवन का अंत आत्म संयम और समाधि में किया। किंवदंतियों में यह भी मिलता है कि उनकी मृत्यु राज दरबार की साजिश का हिस्सा थी। मौर्य साम्राज्य का निर्माण चाणक्य की रणनीति का ही परिणाम था, उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम था, उनका राष्ट्र प्रेम का ही परिणाम था। शासन और अर्थव्यवस्था पर लिखा गया ग्रंथ जिसने शताब्दियों तक राजाओं को दिशा दी। आज भी चाणक्य नीति लोगों को जीवन का मार्ग दिखाती है। वे सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता थे। दोस्तों, ये उनकी असली विरासत थी, विचारों की अमरता। कहा जाता है मृत्यु से पहले भी चाणक्य ने जमीन पर ही विश्राम करना चुना। उनके शिष्य ने पूछा, आचार्य, आप इतने महान हैं, क्या आपको आरामदायक शैया नहीं चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए, जिसे मृत्यु की गोद में जाना है उसे मुलायम बिस्तर से क्या लेना।
एक आखिरी मुलाकात में उन्होंने शिष्य से कहा, कभी भूलना मत, व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र होता है। मृत्यु शरीर की होती है, विचारों की नहीं। राजा मर जाते हैं, साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन विचार अगर सही हो तो हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, मुझे यहाँ से ये सीख मिलती है, हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि जब हम न रहें तब भी हमारे विचार और कर्म समाज को प्रेरित करें। दोस्तों, अगर आपको इस यात्रा में प्रेरणा मिली है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे महसूस कीजिए, अपनाइए और दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि विरासत वही है जो लोगों के जीवन को बदल सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।